औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 5 नाइन्थ का फ़िज़िक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आगे चलते हैं जी। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने अपने मुशाहदात की बुनियाद पर नतीजा निकाला कि कायनात में एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है जिसके बायस हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानब एक फ़ोर्स से खींचता है, जिसे फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानब एक फ़ोर्स से खींचता है, जिसे फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। ग्रेविटेशन का कानून। अब न्यूटन ने अपने मुशाहदात की बुनियाद पे ग्रेविटेशन का कानून अख़ज़ किया। तो ग्रेविटेशन का कानून क्या है? कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक फ़ोर्स से अपनी जानब खींचता है। पहली बात यह है कि कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक फ़ोर्स से अपनी जानब खींचता है, जो इनके मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके मराकज़ के दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मासेस जितने बड़े होंगे उतनी ग्रेविटेशन की फ़ोर्स ज़्यादा होगी, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा फ़ोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगा तो फ़ोर्स ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ़ोर्स कम हो जाएगी। ये देखें जी, हमने आपको दिखाया कि ये एक मास m1 है, ये m2 है। m1 जो है वो m2 को अपनी जानब खींच रहा है, और m2 जो है m1 को अपनी जानब खींच रहा है, एक फ़ोर्स लगा रहा है। इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। तो ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक ये फार्मूला ये बनेगा F=g m1m2/d²। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। आप देखें कि ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की कशिश की फ़ोर्स F, जिससे वो d फासला पर पड़े हुए दो मासेस m1 और m2 को अपनी जानब खींचता है। तो वो क्या हो गया जी? F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेफिनेशन के मुताबिक m1 और m2 के हासिले ज़रब के, यानी m1 और m2 जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसके फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ़ोर्स। तो ये दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। मासेस को ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बटे में आ गया। जब प्रोपोर्शनल को हटा के हमने इक्वल का साइन लगाया तो ये एक कांस्टेंट आ गया g इस इक्वेशन के अंदर, जिसको कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ऐसा यूनिट्स में इसकी कीमत 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर या kg-2 है। ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून। यहाँ हमारा जो ग्रेविटेशन का कानून है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का जो मोशन का तीसरा कानून है उनके दरमियान क्या रिलेशन है। नोट करें कि मासेस m1 और m2 एक दूसरे को फोर्स F से अपनी जानब खींचते हैं, जो भी हमने देखा था। अगर मास m1 पर अमल करने वाली फ़ोर्स को एक्शन और m2 पर अमल करने वाली फ़ोर्स को रिएक्शन फ़र्ज़ किया जाए तो ये बात न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक मिक़दार में मुसावी मगर मुखालिफ सिमत में अमल करती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का मोशन का कानून तीसरा कानून एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। यानी न्यूटन के तीसरे कानून में भी एक्शन और रिएक्शन है, यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन है, और वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो ये आपका न्यूटन का तीसरा कानून मोशन का और ग्रेविटेशन का कानून एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। आगे देखते हैं जी हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड, ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के गिर्द हर तरफ मौजूद है। इस फील्ड का रुख ज़मीन के मरकज़ की तरफ होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जो है F=G(m) मास और m(e) मास ऑफ अर्थ ओवर r² के बराबर है होगी। यहाँ m जिस्म का मास और m(e) ज़मीन का मास, जबकि r जिस्म और ज़मीन के मरकज़ के दरमियान फासला है। अब हम न्यूटन के कानून के मुताबिक ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ज़मीन का मास कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है और इस साल भी पेपर में आया हुआ था, तो हम, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, इसको हमने स्मार्ट कर लिया है और थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ़र्ज़ ज़मीन का मास, फ़र्ज़ करें मास m का कोई जिस्म ज़मीन की सतह पर पड़ा है, जैसे ये है। ज़मीन की सतह पर ज़मीन का मास m(e) और रेडियस r है। ये ज़मीन का मास है और ये इसका रेडियस है। इस जिस्म का ज़मीन से फासला रेडियस r के बराबर है। क्योंकि ये बॉडी जो है, जो मास है, वो ज़मीन की सतह पे पड़ा है और ये इतना बड़ा नहीं है ज़मीन के लिहाज से, तो हम इस जो इनके दरमियान फासला है उसको ज़मीन के रेडियस के बराबर ही लेंगे। तो ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक m पर अमल करने वाली फ़ोर्स F=G(m(e)m)/r² होगी। लेकिन एक फ़ोर्स तो ये होगी, लेकिन वो फ़ोर्स जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी जानब खींचती है वो वज़न F=W(mg) होगा। अब हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, इनका हम मुवाजना करेंगे। इक्वेशन 1 इसको लिखा, इक्वेशन 2, इन दोनों का जब मुवाजना किया तो एक साइड पे ये फोर्स है और दूसरी साइड पे ये फोर्स, इनको इक्वल रखा तो जो मास है वो मास के साथ कैंसिल हो गया। तो अब देखें, हमने चूँकि ज़मीन का मास मालूम करना है तो ज़मीन का मास हमने अलहदा कर लिया, ये r² g के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बटे में आ गया। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास तीन कांस्टेंट हैं, वैल्यूज़ हैं। G=6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 या पर kg²। G=10 ms-2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R=6.4 10⁻⁻6 मीटर। ये वैल्यूज़ जब हमने यहाँ लगाई हैं, इनको हमने कैलकुलेट किया है तो ये आंसर आ जाता है आपका 6.0 10⁻24। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करने। आप देखें, ये 10⁻6 का हमारे पास स्क्वायर है। अब देखें 6 2 बार 12 हो जाएगा, 12 और 1 10, ये 13 इसकी पावर बन जाएगी। और ये 10 की पावर जब -11 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, 13 और 11 10⁻24 बन गया। तो अब इसका स्क्वायर आप लेके, ये स्क्वायर है इसका 6.4 का, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6.0 आ जाएगा। तो आपकी मास ऑफ अर्थ निकल आई है 6.0, यानी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से देख लेना। दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं 5.12 एक्सरसाइज में और 5.13 है। ये क्वेश्चन ये है कि 5.12 है, जी की कीमत मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ क्यों होती है। 5.13 है, जी की कीमत बुलंदी के साथ क्यों या किस तरह तब्दील होती है। ये क्वेश्चन तकरीबन दोनों एक जैसे ही हैं। हमने इन दोनों का एक कंबाइन जो आंसर है वो तैयार किया है ताकि दो आंसर ना तैयार करने पड़ें। तो जी की कीमत ज़मीन के रेडियस के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फार्मूला में हमने अभी देखा था, ये देखें इधर भी है। ये अब आगे क्या है जी, ये बुलंदी के साथ कम होती चली जाती है। दो बातें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, जी की कीमत ज़मीन के रेडियस के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, ये बुलंदी के साथ कम होती चली जाती है।
तीसरी बात, पहाड़ों की निस्बत सतह समंदर पर जी की कीमत ज़्यादा होती है, यानी पहाड़ों पे जाने पे जी की कीमत कम हो जाती है। एच बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत जी एच बराबर है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ज़मीन की सतह से ज़मीन के रेडियस के बराबर बुलंदी पर जाने पर जी की कीमत एक चौथाई रह जाती है, यानी आर बराबर प्लस एच, ये इतने एक जितने होंगे तो 2r हो जाएगा। 2 का जब स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो वो 1/4 रह जाएगी इसकी कीमत। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है मसनूई सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कोई जिस्म किसी सियारे के गिर्द घूमता है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ये ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है, यानी नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरली ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है चाँद, तो इसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। आगे देखें जी, मसनूई सियारे या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। साइंसदानों ने बेशुमार सैटेलाइट खला में भेजे हैं, इनमें से कुछ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, इन्हें मसनूई सैटेलाइट कहते हैं। यानी वो सैटेलाइट जो साइंसदानों ने खला में भेजे हैं, उनको हम मसनूई सैटेलाइट कहते हैं। जो नेचुरली उसके अंदर वैक्यूम के अंदर खला के अंदर मौजूद हैं, उनको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। आगे चलते हैं जी, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम देखते हैं क्या होता है। जियो का मतलब होता है ज़मीन, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में सैटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ज़मीन अपना गर्दिशी चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं, दोनों की रफ्तार बराबर होती है, इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से साकन नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो होते हैं जो हमें 24 घंटे मालूमात फराहम करते हैं, इसीलिए इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यानी कि वो सैटेलाइट जो ज़मीन की रफ्तार से गर्दिश करते हैं, जितना ज़मीन आगे जाती है वो भी उतना ही आगे जाते हैं। तो हमें ये ज़मीन के ऊपर से जब इनको ऑब्ज़र्व किया जाता है तो ये लगता है कि ये रुके हुए हैं, हालत सुकून में या रेस्ट में है, इसलिए इनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इनकी ज़मीन से बुलंदी 42,300 किलोमीटर और स्पीड ज़मीन के लिहाज से 0 होगी, यानी ज़मीन के ऊपर से देखें तो ये रेस्ट में नज़र आते हैं। आगे एक और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ये सिस्टम किसी जिस्म की ज़मीन पर किसी भी जगह पर, सतह पर या हवा में दुरुस्त पोजीशन को मालूम करने के लिए हमारी मदद करता है। दोबारा देखते हैं, ग्लोबल कहते हैं ज़मीन को, पूरे ज़मीन को ग्लोब कहते हैं। पोजीशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ की पोजीशन वाज़े करता है। ये एक सैटेलाइट नेविगेट होता है, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ की निगरानी करना। ये सिस्टम किसी जिस्म की ज़मीन पर किसी भी जगह पर, ज़मीन की सतह के ऊपर या ज़मीन के ऊपर हवा में दुरुस्त पोजीशन को मालूम करने के लिए हमारी मदद करता है। इसको हम GPS सिस्टम कहते हैं। GPS कुल 24 सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। ये सैटेलाइट दिन में 2 मरतबा ज़मीन के गिर्द 3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गर्दिश करते हैं। उससे आगे अब हम इन मसनूई सैटेलाइट की जो मोशन है उसको स्टडी करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में 3 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ज़मीन का मास और मसनूई सैटेलाइट की मोशन। इन तीनों में से एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में ज़रूर आता है। तो मोस्टली जो है वो ग्रेविटेशन का कानून और ज़मीन का मास ही आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी पेपर में आ जाता है, इसलिए इसको भी साथ आपको तैयार होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम हर मसनूई सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो इसे ज़मीन की ग्रेविटेशन मुहैया करती है। हर मसनूई सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो इसे ज़मीन की गर्दिश मुहैया करती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो वो जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द मूव नहीं करेगा।
अच्छा, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर m मास का सैटेलाइट h बुलंदी पर o मतलब ऑर्बिटल, वो ऑर्बिट जिसके अंदर सैटेलाइट घूमेगा उसका ये रेडियस है, और रेडियस के ऑर्बिट में वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी से गर्दिश कर रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी जी, Fc=mv²/r। वी ओ का मतलब वी ऑर्बिटल और आर का मतलब ऑर्बिट का रेडियस। ये 4 सैटेलाइट के वज़न डब्ल्यू डैश यानी mgh के मुसावी होगी। तो Fc जो है वो W'=mgh है। इन दोनों फोर्सेस को जैसे मास ऑफ अर्थ में हमने इक्वल रखा था, इसको भी हम इक्वल रखते हैं। यहाँ पे इनका कंपैरिजन करेंगे। m से कट गया, हमने v² मालूम करना है, तो ये r इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लिया। जब हम देखते हैं कि इसकी ये जो हमारे पास r ऑर्बिटल है वो ज़मीन के रेडियस और जो h बुलंदी है जो ज़मीन से हाइट के ऊपर वो रेडियस, वो जो सैटेलाइट वो मूव कर रहा है, इन दोनों का प्लस के इक्वल होगा। तो अब क्या हम करते हैं, हम कहते हैं कि अगर जो ज़मीन का रेडियस है वो बहुत बड़ा है h, वो जो बुलंदी है उससे हाइट से, तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो जो r प्लस h है वो तकरीबन ज़मीन के रेडियस के ही बराबर है। तो तब हम कहते हैं कि जो जी एच है वो अप्रॉक्सीमेटली जी के इक्वली है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वी ऑर्बिटल के लिए जी आर की वैल्यू लगाते हैं। तो फिर वो जो वेलोसिटी है ऑर्बिट के अंदर वो निकलती है 8 किलोमीटर पर सेकंड या 29,000 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये वो स्पीड है जिससे कोई सैटेलाइट एच बुलंदी के ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि हमने इसको जो एच है उसको मिनिमाइज़ करके आर के इक्वल, आर प्लस एच को आर के इक्वली ले लिया। ये हमारा टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की क्रिएट करेंगे। आज हमारी तकरीबन आधी बुक हो गई है, 9 चैप्टर हैं इस बुक के और 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।